जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी जिसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की, उनकी एक कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम बड़े घर की बेटी। एक बड़े घर की बेटी पर आधारित कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी, तो उस कहानी को आज हम लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में क्या वर्णन किया गया है। बड़े ही आसान शब्दों में इस कहानी को लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी में जो परिचय एक बार हम कर लेते हैं कि इसके पात्र क्या होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका परिचय। इसमें एक होते हैं वेनी माधव सिंह। वेनी माधव सिंह जी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इनका। वेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और मुखिया थे। उनके पास वेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और मुखिया थे। उनके पास अच्छा खासा धन, मान सम्मान और एक भरा पूरा बड़ा परिवार था। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री ली थी और शहर में नौकरी करते थे, लेकिन वे श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री ली थी और शहर में नौकरी करते थे, लेकिन वे पुरानी सभ्यता और भारतीय आदर्शों के प्रबल समर्थक थे। वे पश्चाताप संस्कृति के आलोचक थे और संयुक्त परिवार के पक्ष में थे। वहीं उनका छोटा भाई लाल बिहारी सिंह दोहरे वतन का, गठीला और अक्कड़ स्वभाव का था, जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खुद को मजबूत बनाने में रुचि थी। श्रीकंठ का विवाह आनंदी से हुआ। आनंदी एक बड़े रईस भुलालपुर के जमींदार की बेटी थी। सॉरी, भुवालपुर के जमींदार की बेटी थी। अपने मायके में वह ऐशो आराम और काठ बाठ में पली बड़ी थी। नए घर में सामंजस्य। तो कहानी में फिर के एक नया मोड़ है कि एक नए घर में उसका सामंजस्य होता है। आनंदी के ससुराल का वातावरण उसके मायके से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं था। घर पुराना और साधारण था। श्रीकंठ ने गांव के रीति रिवाज के अनुसार एक संयुक्त परिवार में ही रहने का फैसला किया था। आनंदी ने इस बदलाव को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह एक संस्कारी और सुलझी हुई स्त्री थी, जिसने मायके के सुख सुविधाओं का जरा भी घमंड नहीं किया। वह खुद का काम करने लगी और धीरे धीरे पूरे परिवार के साथ घुल मिल गई। लेकिन घर के छोटे मोटे झगड़ों और पारिवारिक विवादों के कारण उसके मन को कभी कभी दुख होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, दाल में घी और अपमान
यानी कि दाल में घी गिर जाता है और इस पे एक विवाद होता है, तो विवाद का कारण बन जाता है। एक दिन दोपहर के समय श्रीकंठ सिंह शहर से घर लौटे। लाल बिहारी भोजन करने बैठे, आनंदी रसोई में थी। लाल बिहारी ने जोर से आवाज लगाई, आनंदी, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, आज घी सारा सब्जी में पड़ गया, अब थोड़ा सा ही बचा है, कल ज्यादा आएगा। लाल बिहारी का स्वभाव थोड़ा अक्कड़ था। उसे यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने क्रोधित होकर जोर से कहा, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती थी, वहां 2-4 तोला घी खर्च हो जाता था तो हिसाब ही कौन पूछता था। बड़े घर की बेटी आनंदी को यह अपमान असहनीय लगा। वह मायके के वैभव पर ताना सुनाकर भड़क उठी और तैस में आकर लाल बिहारी से कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, कम से कम मेरे मायके में कोई इतनी बदजबान बात नहीं करता। लाल बिहारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खड़ा हुआ और पास रखी अपनी लकड़ी की खड़ों यानी के चप्पल उठाकर आनंदी की ओर दे मारी। खड़ों आनंदी के कान के पास से गुजरकर दीवार से जा लगी। आनंदी ने उस दिन के बाद अपने घर में एक भी शब्द नहीं कहा और रोते हुए कमरे में चली गई। श्रीकर्ण का क्रोध और अंतिम निर्णय। इतनी बात पर श्रीकर्ण जी का क्या होता है, क्रोधित हो जाते हैं और वो कुछ एक निर्णय लेते हैं। तो इसमें फिर एक घटना फिर घटी, तो इसको देखते हैं। शाम को जब श्रीकर्ण थके हारे घर पहुंचे तो उन्होंने आनंदी को रोते हुए पाया। आनंदी ने उन्हें सारी घटना लाल बिहारी के अपमान और खड़ों फेंकने की बात विस्तार से बताई। श्रीकंठ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति होने के नाते वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनकी पत्नी को उनके ही छोटे भाई ने शारीरिक और मौखिक रूप से अपमानित किया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने अपने पिता बेनी माधव सिंह से स्पष्ट कह दिया, पिताजी, मैं और आनंदी अब इस घर में नहीं रहेंगे। या तो मैं अपने लिए अलग व्यवस्था करता हूँ या लाल बिहारी को घर छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी का अपमान और मेरे भाई की यह असभ्यता सहन नहीं कर सकता। फिर 5वां पड़ाव इसमें आता है, लाल बिहारी का पश्चाताप और आनंदी का बड़प्पन। अब इसी में लाल बिहारी फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, तो वो कैसे माफी क्षमा मांगते हैं, आगे पढ़ते हैं। बेनी माधव सिंह ने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रीकंठ अपने फैसले पर अटल रहे। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब लाल बिहारी को पता चला कि उसके एक पल के क्रोध के कारण उसका बड़ा भाई, जिसे वह बहुत मानता था, उसे त्याग रहा है और घर टूट रहा है, तो उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। सुबह हुई। लाल बिहारी चुपचाप अपने बड़े भाई श्रीकंठ के पास गया। उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं बदजवान हूँ और मैंने भाभी का अपमान किया। मैं अब इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। यह दृश्य देखकर आनंदी का मन करुणा से भर गया। उसने देखा कि लाल बिहारी कितना दुखी और शर्मिंदा है। आनंदी को यह आया कि सॉरी आनंदी को याद आया कि वह स्वयं बड़े घर की बेटी है और
बड़े घर की बेटी का धर्म क्षमा करना होता है, न कि बदला लेना। आनंदी तुरंत श्रीकंठ के पास गई और नम्रता से बोली, नहीं, ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। इन्होंने अपनी गलती मान ली है और मुझसे क्षमा मांगी है। मैं इनकी भाभी हूँ और मेरे लिए मेरा अपमान घर के टूटने से बड़ा नहीं है। आप इन्हें माफ कर दीजिए। श्रीकंठ ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई कटुता नहीं थी, केवल बड़प्पन और करुणा थी। श्रीकंठ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने लाल बिहारी को उठाया और गले लगा लिया। ठीक है जी, ये थी घटना। अब इस कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। इस तरह आनंदी की क्षमाशीलता और उसके बड़े दिल के कारण परिवार टूटने से बच गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया कि बड़े घर की बेटी वह नहीं होती जो धन और ऐश्वर्य का घमंड करती है, बल्कि वह होती है जो आपसी रिश्तों और परिवार की मर्यादा को अपने व्यक्तित्व व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर रखती है। लाल बिहारी और आनंदी के संबंध इस घटना के बाद पहले से भी अधिक सम्मानजनक और मधुर हो गए। ठीक है जी, ये कहानी थी, इससे ये घटना और ये हमें शिक्षा मिली। तो मुंशी प्रेम जी की लिखी बड़े घर की बेटी आज हम कहानी लेकर के आए थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी, वह आपने इससे क्या शिक्षा ली, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। और अच्छी अच्छी कहानियाँ हम लेकर के आएंगे अपने फ्रेंड्स दोस्तों के लिए। तो जय हिंद फ्रेंड्स, इजाज़त चाहेंगे तो धन्यवाद। जय हिंद।